हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है उसमें हम बस कुछ बेसिक चीज़ें लेके आए हैं जिसको जानना आपको ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और जो पहला जो है हमारा, जो आज का जो पहला वर्ड है वो हमारा है साउंड। साउंड मतलब होती है ध्वनि। और आप जानते हैं कि कुछ भी जो हम उच्चारित करते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए, किसी अक्षर को बोलने के लिए, वही हमारा साउंड होता है। मतलब क्या होता है कि एनीथिंग, मतलब अगर कुछ भी हो, है ना, एनीथिंग, एनीथिंग दैट वी प्रोड्यूस, एनीथिंग दैट वी प्रोड्यूस, मतलब जो चीज हम बोलते हैं, एनीथिंग दैट वी प्रोड्यूस टू, किस चीज के लिए, टू से अ लेटर और वर्ड। मतलब क्या है कि कुछ भी, जो चीज भी हम, अगर हम कुछ भी बोलते हैं ऐसी स्थिति में वो हमारा साउंड हो जाता है। जैसे अ, ब, क, स, कुछ भी जो भी हम बोलते हैं वो हमारी जो है ध्वनि हो जाती है। और उसके जो विपरीत जो है वो है लिपि हमारी, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये इसके उल्टा है। जिस तरह से हम कुछ बोलते हैं उसको हम साउंड कहते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं उसको किसी रूप में, किसी सिंबल के रूप में, किसी लेटर के रूप में लिखते हैं, उसी को हम स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब द रिटन फॉर्म ऑफ एनी साउंड, है ना, द रिटन फॉर्म ऑफ एनी साउंड। द रिटन फॉर्म, द रिटन फॉर्म ऑफ एनी लेटर। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? द रिटन फॉर्म ऑफ एनी लेटर, जिस रूप में हम किसी लेटर को लिख देते हैं। जैसे हमने साउंड के लिए कहा ए कहा, और ए के लिए जैसे हमने एक यहाँ पे ये ए दे दिया। और इसके लिए तो हम एग्जाम्पल भी साउंड के लिए नहीं दे सकते, बस हम बोल सकते हैं, क्योंकि आवाज़ को लिखा कैसे जा सकता है। तो पहले वाले में साउंड को देख लीजिए फिर से। एनीथिंग दैट वी प्रोड्यूस टू से अ लेटर और अ वर्ड, दैट्स कॉल्ड साउंड। कुछ भी, मतलब साउंड क्या है? जो भी हम कुछ उच्चारित करते हैं किसी अक्षर को, शब्द को बोलने के लिए, तो वो हमारा साउंड हो जाता है। स्क्रिप्ट क्या होती है? उसके विपरीत क्या होती है? जो चीज़ें हम लिखते हैं, द रिटन फॉर्म ऑफ एनी लेटर, जिस अक्षर को हम जिस रूप में लिखते हैं उसको उसकी लिपि कहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट कहते हैं। और अगला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। इसको एक प्रकार से अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। आप लेटर को, अक्षर को यहाँ पे समझिए, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको भी बोल सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट है। तो लेटर क्या होते हैं? मतलब इंग्लिश के लिए देखी जाए तो लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या होते हैं ये क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा, मतलब ABCD से छोटा कुछ भी नहीं होता है। अगर रिटन फॉर्म की बात की जाए, उसी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे वोवेल, कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो वो उसी के पार्ट्स होते हैं, साउंड के पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश क्या होती है? लेटर होती है, विच इज़ यूज टू फॉर्म अ वर्ड। आप यहाँ पे फर्दर इसको ये भी कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच इज यूज्ड, which is used to form a word। तो क्या होती है ये? अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच इज यूज टू फॉर्म अ वर्ड, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आप कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ यूज टू फॉर्म अ वर्ड, जिसका इस्तेमाल हम शब्दों के निर्माण में हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये सबसे छोटी इकाई होती है, लेटर सबसे छोटा होता है। और लेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें
सबसे छोटे, जैसे ABCD हो गया वो हमारे लेटर हो गए। अब आगे आते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स का मतलब स्वर। आमतौर पे बेसिकली हम कहते हैं कि A, E, I, O, U आर कॉल वॉवेल्स, लेकिन ये तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अगर वॉवेल्स की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि द लेटर्स, ये क्या होते हैं, द लेटर्स which are pronounced itself, ये कैसे लेटर्स होते हैं, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड itself, मतलब वैसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं हो जाए, मतलब इसमें किसी और लेटर की सहायता न लेनी पड़े, उसी को हम वॉवेल्स बोलते हैं। उसमें किसी और लेटर की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। ये इसमें किसी और लेटर की सहायता हम नहीं लेते हैं। और दूसरे में अगर कॉन्सोनेंट्स में हम नीचे आते हैं तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, आमतौर पे हमको ये बोलना है डेफिनेशन के तौर पे, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ आर कॉल्ड वॉवेल्स। आगे आते हैं कॉन्सोनेंट्स में। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, द लेटर्स, ये वो लेटर्स होते हैं, द लेटर्स which are pronounced with the help of vowels, with the help of vowels। तो ये कौन से लेटर्स होते हैं जी, जो जैसे आपके स्वर हो गए, वॉवेल्स हो गए, और जो कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं, वॉवेल की सहायता से उच्चारित होते हैं, वो अपने से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए क, तो जब भी हम क का उच्चारण करते हैं तो आप देख रहे हैं क और साथ में आया है अ, क और अ दोनों मिलके बनता है हमारा क। तो ये बड़ा ही सिंपल है क समझने के लिए, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे हम लिख दिए के, तो के तो देख रहे हैं क और ए मिलके के बन रहा है, ए ई से ए होता है वो, तो क है, जैसे ए तो बी और ई बन के बी बना, सी तो स और ई मिल के सी बना। तो वैसे ही जो लेटर्स मतलब स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो अगला है हमारा सेमी वोवेल्स। और आप जानते हैं कि सेमी वोवेल्स के क्या कौन होते हैं जी, तो W और Y को हम सेमी वोवेल्स कहते हैं, जो होते हैं W एंड Y, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। इनको क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल्स बोलते हैं। और कब, तो ये जब मतलब W के लिए कहा जाता है कि W जब वर्ड के शुरू में रहता है तो, और Y जब उसके अंत में रहता है तो, है ना। W शुरू में रहेगा तो वो सेमी वोवेल हो जाता है, और जो Y लास्ट में होता है तो वो सेमी वोवेल हो जाता है। और स्वर क्यों, क्योंकि उनके उच्चारण पूरी तरह से होते नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हमने कहा रॉन्ग, हमने कह दिया रॉन्ग। अब ये वर्ड देखिए, रॉन्ग में कहाँ W का उच्चारण रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं से ये जो W है उसका उच्चारण उस तरीके से नहीं किया गया है, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो W है वो यहाँ पे अर्धस्वर है, क्योंकि ये व का उच्चारण नहीं दे रहा, W से जो व होता है वो नहीं दे रहा है, यानी कि ये सेमी वोवेल, यहाँ पे W साइलेंट है, तो यहाँ पे ये सेमी वोवेल हो गया। और अगला अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने कहा टॉय, तो यहाँ पे टॉय, ट्वाय, वाई से यह होता है तो है नहीं, टॉय मतलब ऐसे टॉय आता है, जैसे देख के लग रहा है ना कि वाई का इस तरह से उच्चारण नहीं हो पाता है।
तो जहाँ पे वाई और डब्ल्यू एक शुरू में और लास्ट में रहते हैं तो वो पूरी तरह से उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, सेमी वोवेल्स कहते हैं। और अगला जो है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ, मतलब एक बार समझिए क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives complete sense। ये complete sense और मीनिंग, ये क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, मतलब अक्षरों का समूह होता है। जैसे ABCD को इस तरह से अरेंज करके लिखा जाए जो उससे एक वर्ड बने और उसका कुछ अर्थ भी निकले। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे दें, मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लिख दिया बॉय, यहाँ पे हमने लिख दिया बॉय, तो यहाँ पे बॉय, एक बॉय मतलब एक वर्ड होता है और बॉय मतलब जो लड़का होता है, तो बॉय एक ये यहाँ पे वर्ड है। और आगे अगर हम लिख देते हैं कुछ भी हम लिख दिया, कि जैसे एक वर्ड हम लिख दिया TXXY, तो ये मतलब TXXY भले ही ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, यहाँ पे T है, X है, X है, Y है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये बॉय है तो इसका मतलब निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे TXXY हमने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो वर्ड नहीं होता है। कुछ भी हमने लिख दिया BBCCDD, कुछ भी लिख दिया तो वो वर्ड नहीं होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तक तो सही है, लेकिन वो वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए उसका एक अर्थ निकलना जरूरी होता है। आगे आते हैं हम सिलेबल की तरफ। तो सिलेबल क्या होता है, शब्दांश होता है, मतलब ये ज़्यादातर ना उच्चारण के लिए देखा जाता है। किसी लेटर को उच्चारित करते समय हम कितनी बार मतलब रुकते हैं। एक वॉवेल साउंड का जो कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे एक वॉवेल के साथ कुछ वर्ड आता है, उसी को हम यहाँ पे सिलेबल कहते हैं। या फिर यूँ समझिए कि किसी शब्द को उच्चारित करने में हम कितनी जगह पे रुकते हैं, स्टॉपेजेस लेते हैं, उसको भी हम सिलेबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हम उसको जानते हैं, द स्टॉपेज। The stoppage, yes, stoppages that we take to pronounce a word। ये एक प्रकार से ना इसको ये भी बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज अ वॉवेल साउंड, मतलब ये एक प्रकार से दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं द पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड होता है तो वो अलग हो जाता है, और फिर एक अलग वॉवेल साउंड होता है तो अलग हो जाता है, तो दो सिलेबल्स बन जाते हैं। और आमतौर पे देखिए कि सीधी भाषा में समझने के लिए जो हम रुकते हैं, ठहराव लेते हैं, जैसे किसी वर्ड को हमको कहना है, किसी भी वर्ड को कहना है, जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंट हमको बोलना है, तो इंटेलिजेंट बोलने में हम कितनी बार रुकते हैं, उस शब्द को बोलने में हम कितनी जगह रुकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट में हम कहाँ रुके, तो हमने कहा इंटेलिजेंट, यानी हमने यहाँ पे 3 बार यहाँ पे मतलब ठहराव लिया, इन लिया, टेली लिया और जेंट लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हमने मान लीजिए ले लिया स्लोली, हमने यहाँ पे ले लिया स्लोली, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे हमने कहा एक अटेम्प्ट में हमने कहा दिया स्लो और दूसरे अटेम्प्ट में ली। तो पहले वाले में इसमें कितना है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 3 सिलेबल थे, यहाँ पे 1
एक यहाँ पर रुके और एक यहाँ पे रुके, और यहाँ पे स्लो में एक बार यहाँ पे स्लो और ली में एक बार रुके। यानी पहले वाले में यहाँ पे इंटेलिजेंट में कितने बार सिलेबल्स हैं, यहाँ पे 3 है, और स्लोली में कितने हैं, 2 सिलेबल्स हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिलेबल क्या होते हैं, एक प्रकार से वॉवेल साउंड होते हैं। एक वर्ड को उच्चारित करने में कितने वॉवेल साउंड के अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, वो सारे अलग अलग ग्रुप्स एक सिलेबल होते हैं। या दूसरी भाषा में, आसान भाषा में ये समझिए कि द स्टॉपेजेस मतलब ठहराव दैट वी टेक टू प्रोनाउंस अ वर्ड, किसी शब्द को उच्चारण करने के लिए हम जितनी बार रुकते हैं उसमें, मतलब अचानक से आप कोई इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते, इंटेलिजेंट, लेकिन वहां पे वो टूट टूट के ही शब्द मतलब बोला जाएगा, इंटेलिजेंट ऐसे ही बोल सकते हैं स्लो मोशन में अगर किसी वर्ड को उच्चारित किया जाए तो। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का मतलब ये तो जोर देना होता है किसी शब्द को, या कभी कभी हम सेंटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो हम पावर जनरेट करते हैं, है ना, द पावर we use to pronounce a word और अ सेंटेंस समटाइम्स, मतलब सेंटेंस को भी हम यहाँ पे देखेंगे, सेंटेंस में भी स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, द पावर वी यूज टू प्रोनाउंस अ वर्ड और अ सेंटेंस, या फिर जो समझिए द पार्ट ऑफ वर्ड, किसी वर्ड के किस भाग में हमको स्ट्रेस देना है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा बिकॉज, तो बी कॉज, बी, अब बी पे जोर नहीं देंगे, बी और कॉज नहीं, बी कॉज, बिकॉज। तो यहाँ पे हमने पहले पार्ट पे नहीं, ये जो दूसरा जो यहाँ का ये पार्ट है इसके ऊपर स्ट्रेस जा रहा है, स्ट्रेस। तो ये जो वर्ड स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस, अब पहले ये स्ट्रेस ये ऐसे नहीं होता है। तो ये जो वर्ड का जो पार्ट होता है उसके ऊपर हम जहाँ पे जोर देते हैं, जब पावर जनरेट करते हैं उसको काफ़ी बेहतर बनाने के लिए, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेस कहते हैं। सेंटेंस में हम मान लीजिए देते हैं, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, हु टुक माई रेड पेन, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको बोलें हु टुक माई रेड पेन, तो यहाँ पे हमने रेड के ऊपर स्ट्रेस लगा दिया, हु टुक माई रेड पेन। तो यहाँ पे मतलब किस वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेस दे रहे हैं, ये भी सेंटेंस में हम देखते हैं कहाँ पे जोर देना है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, किसी वर्ड, जो पावर हम जनरेट करते हैं किसी वर्ड के किसी पार्ट को प्रोनाउंस करने के लिए, पहले वाले भाग में है, दूसरे वाले भाग में है, या फिर जो मैं सेंटेंस बोल रहा था उसमें हु टुक माई रेड पेन, हु टुक माई रेड पेन, तो यहाँ पे माई के ऊपर वो माई के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। तो सेंटेंस में भी स्ट्रेस का यही काम होता है कि सिंपली हम किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारित करते हैं, उच्चारित करने में किस भाग के ऊपर हम जोर डालते हैं। और आते हैं यहाँ पे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो सेंटेंस एकदम से सिंपल है कि जिस तरह से जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, और यहाँ पे जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes और gives, जो भी आप समझ लीजिए, which makes complete sense और मीनिंग समझ लीजिए। क्या होता है सेंटेंस, तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राम श्याम इज आर एम वॉज वर, मतलब कोई भी अगर ग्रुप ऑफ जो हमारे वर्ड्स हैं उनको मिला दिया जाए और उससे कुछ अर्थ निकलता है, इसमें भी ध्यान रहे कि कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, हमने कहा ही वेंट, तो यहाँ पे 2 वर्ड हो गया, ही और वेंट, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है ही वेंट, मतलब वह गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहीं पे हम कहते हैं ही एम गो,
अब यहाँ पे ही एम आप समझ रहे हैं कि ही के साथ तो एम लगेगा नहीं, और बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखा जाए तो ही या शी किसी के साथ ईज आर एम और वर्ब का पहला रूप लगता है, आई एम गो भी होता तो नहीं होता, ही इज गो भी होता तो नहीं होता। तो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है जो सेंटेंस में जो हमें बोलना चाहिए, जिस तरीके से लिखना चाहिए अर्थ निकालने के लिए, वो यहाँ पे नहीं है। और आगे चलते हैं, दो इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है एक्सेंट। तो ये एक्सेंट मतलब लहजा, किसी भाषा को उच्चारित करने के लिए, मतलब किसी भाषा के उच्चारण करने के तरीके को हम एक्सेंट बोलते हैं, है ना। द वे टू प्रोनाउंस अ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक प्रकार से एक्सेंट क्या होता है, द वे टू प्रोनाउंस अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बोलने का जो तरीका होता है वो उसको एक्सेंट बोलते हैं। जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, आपका इंडियन एक्सेंट भी होता है, जो इंडिया के लोग जिस तरीके से बोलते हैं उसको इंडियन एक्सेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई एक वर्ड है, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया संडे, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने संडे लिख दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश में संडे को एकदम से संडे, और यहाँ पे इसी को अमेरिकन एक्सेंट में थोड़ा सा लंबा उसको डे करके बोल दिया जाएगा, जैसे संडे। जैसे ब्रिटिश में बोलेगा संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, और यहाँ पे बोलेगा संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किसी भाषा को उच्चारित करने का ये बस एक तरीका होता है। और डायलेक्ट देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायलेक्ट जो क्या होता है, तो ये बोली हो गई और एक प्रकार से उपभाषा भी हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, बोली भी हो गई और ये उपभाषा भी हो गई। तो जैसे हिंदी है, मान लीजिए ये क्या होता है, द वे ऑफ a language to pronounce the way of a language to pronounce a kind of language which has its own vocabulary, some rules of grammar, etc. That's etc. So the way of a language to pronounce a kind of language which has its own vocabulary, some rules of grammar, etc. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा उससे अलग होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हिंदी हो गई, तो कॉमनली हिंदी के जो रूल्स होते हैं वो सब लोग हिंदी के जो उच्चारण होते हैं वो एक तरह से करते हैं। बट जब हम बात करें दिल्ली वाले लोगों की हिंदी की, तो वो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ जो मुंबई के लोग हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं। ओए कहाँ जा रहा है, ओए चलता है क्या, ओए मुझे तो देर हो रही है, ओए चलने वाला है क्या, ओए तुझे तो समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल तुम्हें समझ में नहीं आता है, नॉर्मली हिंदी में ये बोलेंगे। हिंदी जहाँ भी लोग बोलते हैं तो हिंदी ये हो गई। और हिंदी भाषा के ही जो डायलेक्ट्स होते हैं उसकी उपभाषा, मतलब भाषा तो वही है लेकिन उसको मतलब लोकली तरह तरह तरीके से बोलने को हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो एक भाषा के कई डायलेक्ट्स हो सकते हैं और किसी भाषा को किसी खास तरीके से जब हम उच्चारित करते हैं एक प्रकार से, तो उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, एक्सेंट बोलते हैं। और डायलेक्ट होती है उसी की अलग अलग तरीके से बोले जाने वाला। और जैसे कि ओए कहाँ जा रहा है बे,
तो ऐसे में उसके बोलने के तरीके, उसके शब्द भी अलग अलग हो गए। कुछ आप ग्रामेटिकली भी देखेंगे हिंदी, या फिर उस भाषा की मतलब वोकैबुलरी में कुछ नए शब्द भी जोड़े जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से डायलेक्ट है जो कि थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेजी हम सीख रहे हैं तो ऐसी चीज़ों की जानकारी अगर हमारे पास नहीं होगी तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। कहीं भी लोग कहते हैं कि इसका एक्सेंट अच्छा नहीं है, डायलेक्ट्स इसके अच्छे नहीं हैं, या फिर उसके डायलेक्ट ऐसे। तो चीज़ें हमको जाननी चाहिए कि आखिर एक्सेंट क्या है, डायलेक्ट क्या है, ये चीज़ें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़े, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाऊं, जिससे कि इंग्लिश को आपको सीखने में कोई कठिनाई नहीं हो। तब तक टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।